हेलो। ये बीएससी केमिस्ट्री सब्सिडरी फिजिकल केमिस्ट्री में डाइल्यूट सॉल्यूशन एक यूनिट हम लोग कुछ वीडियो पिछले से शुरू किए थे। इस वीडियो में संभवतः लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले इसमें एक टर्म आएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले हम लोग ऑस्मोसिस को समझते हैं, फिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। क्लियर? तो ऑस्मोसिस क्या है? सपोज दैट कि यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, यहाँ पे हमने एसपीएम लगा दिया। क्या किया? एसपीएम लगा दिया। इसको हम कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एसपीएम हमने लगा दिया। यहाँ पे हमने रख दिया फ्रेश वाटर और यहाँ पे हमने रख दिया साल्टी वाटर। तो साल्टी वाटर अगर यहाँ पे है तो बट नेचुरल है कि उसका कंसंट्रेशन अधिक है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। यानी कि साल्टी वाटर है तो इसका कंसंट्रेशन अधिक है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का मूवमेंट फ्रेश वाटर से साल्टी वाटर की तरफ होगा। यानी कि वाटर जो होगा वह मूव करेगा फ्रेश वाटर से साल्टी वाटर की ओर की तरफ एसपीएम को पास करते हुए। तो यहाँ पे जब फ्रेश वाटर आने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि पहले से यहाँ पे जो वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी एक प्रेशर लग रहा है और इसको आने के कारण, इस वाटर के आने के कारण वॉल्यूम तो वही है। क्लियर? तो क्या होगा? एक प्रेशर इंक्रीज होगा। वैसे प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन विथ एसपीएम या थ्रो एसपीएम known as osmosis। यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज द ऑस्मोसिस। क्लियर? और ऑस्मोसिस होने से जो या प्रेशर राइज करता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द प्रेशर राइज्ड in the solution having more concentration known as osmotic pressure। एकदम सिंपल वर्ड में कहते हैं यहां पर जो प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसमें ऑस्मोसिस हुआ, यहां पर जो प्रेशर इंक्रीज करेगा उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? और एक चीज यहीं पे हम और समझ लें कि यहाँ पे जितना ही अधिक कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन अधिक हुआ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक रेशियो लें
तो अधिक कंसंट्रेशन है, तो इसको हम रेशियो में समझें तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड हमने वाटर लिया है तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर कहीं ना कहीं ज्यादा होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ द दो सॉल्यूशन हैविंग द लो कंसंट्रेशन। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट कम है, कंसंट्रेशन अधिक है, सॉल्वेंट का रेशियो एक समझेंगे कि रेशियो कम है, कंसंट्रेशन अधिक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर वाटर की कहीं ना कहीं वाटर की कमी है तो ऐसे कंडीशन में वाटर क्या होगा, अधिक फ्लो होगा इसके तरफ। तो वाटर जितना अधिक फ्लो होगा यहाँ का प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक होगा। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एक डेफिनिट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर? यानी कि इसको लिख सकते हैं ना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर as well as concentration of solution increase osmotic pressure increase। क्लियर? यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिफाइन कर लिया, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, यही देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। क्लियर? यानी कि पाई प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, सी आर टी। क्लियर? और सी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आप जानते हो कि एन बाई वी होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी। सी के बदला में हमने एन बाई वी लिख दिया, और पाई को इधर भेजें तो वी को इधर भेजें तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू सॉल्यूट है, स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी। स्मॉल एम बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी कि पाई भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी इक्वल टू आर टी। क्लियर? और इसी इक्वेशन से अगर हमको कैपिटल एम बी निकालना हो लिख सकते हैं स्मॉल एम बी आर टी बाई पाई भी। यह एक हमारा इक्वेशन आया। चलिए बाई दिस इक्वेशन we can calculate molar mass of सॉल्यूट। इस समीकरण के द्वारा हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हम सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं उसका वैल्यू सबसे अधिक होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मोलर मास which is determined by the other colligative properties। यानी कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास का डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन सबसे जो सही वैल्यू देता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर देता है। क्लियर? यानी कि द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट determined by osmotic pressure give more correct value
in respect of molar mass determined by other colligative properties. अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास डिटरमाइन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर से हम डिटरमाइन करते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो मोर करेक्ट होता है, मोर सही होता है, ज्यादा सही होता है। क्लियर? तो दो चीज को याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि सबसे खराब वैल्यू कौन देता है, तो RLVP। क्यों देता है? क्योंकि वहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना ना कम होता है कि उसका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पाते हैं। और सबसे अच्छा वैल्यू कौन देता है, तो सबसे अच्छा वैल्यू देता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे। ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से हम एक बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास का। किसका बात करते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। तो कहता है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? तो कहता है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute theoretical value of colligative properties change from experimental value known as abnormal molar mass। देखा जाए इसमें क्या होता है। कहता है कि अगर हम NaCl को लेते हैं, अगर हम वाटर में रख दिए तो यह Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। K2SO4 है, इसको अगर हम वाटर में रखें तो 2K प्लस एक्वस और SO4 माइनस माइनस एक्वस में टूटेगा। अगर एसिटिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में रखें तब यह H प्लस आयन एक्वस और एसिटेट आयन एक्वस में टूटेगा। लेकिन यही अगर एसिटिक एसिड है, इसको अगर हम बेंजीन में रख दिए, इसको अगर हम बेंजीन में रख दिए तो यह क्या करेगा, एसोसिएट हो जाएगा। इनके बीच में इस टाइप से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन का केस हो गया। तो एक चीज को ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उससे दुगुना वैल्यू एक्सपेरिमेंटल का हो जाता है। यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ता है, यहाँ से हाफ हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि ये जो हमने 1 मोल NaCl यूज किया, लेकिन 1 मोल NaCl क्या हुआ, 2 मोल्स में टूट गए, Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के मोल्स के संख्या पे डिपेंड करता है। तो ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द NaCl in the solution,
1 mole of NaCl become 2 moles due to the Na प्लस एंड द Cl माइनस है। अब 1 मोल से क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल्स आ गए, यहाँ पे 1 मोल से क्या होगा 3 मोल्स हो गए, यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल्स तो नहीं होता है, लेकिन एक से कुछ ज्यादा मोल्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग हो जाता है। इसको एक रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए एक साइंटिस्ट है क्वांटम साहब ने एक मल्टीपल दिया आई, और उन्होंने कहा कि आई से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम हो जाता है। कैसे होता है उस बात को समझते हैं। क्वांटम फैक्टर आई, तो क्वांटम साहब ने क्या कहा कि इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट we multiply by I the experimental and theoretical value of colligative property become सेम। यानी कि आई इन्होंने दिया एक मल्टीपल दिया, यहां से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो आई को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आई इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन by number of moles before dissociation या एसोसिएशन। यानी कि यहां से हम आई के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ के लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू 2/1 हो जाएगा क्योंकि 2 मोल में डिसोसिएट है। यहाँ पे आई का वैल्यू 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा अल्फा से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू चूंकि एसोसिएशन हो गया तो 1/2 होगा। अब होता क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना तो 100% डिसोसिएशन होता है और टोटल मोल्स एसोसिएट भी हो जाए, इसको भी हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आई और अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को बतलाता है, उससे हम एक रिलेशन निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आई का वैल्यू एग्जैक्ट कितना होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर। यानी कि अब जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ हमारा, वह किस टाइप से चेंज करेगा। फर्स्ट देखते हैं कि आरएल वीपी के लिए क्या पढ़े थे लोग, यही ना पढ़े थे लोग कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्सबी। एक्सबी तो था, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़े थे कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दे। थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पढ़े थे कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, क्या करें आई से सॉरी केफ इंटू मोलालिटी, क्या करें आई से मल्टीप्लाई कर दें। और चौथा पर है लोग अभी ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पढ़े कि पाई भी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दें।
तो आई से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम हो जाएगा। क्लियर। अब एक केस देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा गया है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो होता है वो 100% नहीं होता है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आई और अल्फा में एक रिलेशन निकालेंगे, फिर हम उससे डिटरमाइन करेंगे। तो उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, आई और अल्फा में रिलेशन। तो आई और अल्फा में जो रिलेशन की बात होगी किसके लिए होगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी। क्लियर। तो दो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस ले। तो डिसोसिएशन के केस में सपोज दैट कि एन मोल से एन मोल्स डिसोसिएट हो रहा है। इसका इनिशियल मोल हम 1 लिए तो इसका 0 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इसका एन अल्फा बनेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम या एन एक मोल था, अल्फा मोल टूट गया तो बचा क्या, एक माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम में। इसका कितना बना, तो एन अल्फा बना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कितना बचा है, एन माइनस अल्फा। एक कितना बना है, एन अल्फा, ये होगा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितना बचा, तो 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, और टोटल मोल्स कितना है, 1 है। 1 से हमने स्टार्ट किया तो 1 को 1 रखेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अंतर पड़ता है, कुछ नहीं। इसको लिख सकते हैं आई माइनस 1, यहां से अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो एन माइनस 1। क्लियर। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 और या एन माइनस 1। क्लियर। एन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएट मोल्स, डिसोसिएट मोल्स। क्लियर। यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन जहां पे मोल्स में एसोसिएशन होगा वहां पे क्या बातें होंगी, कैसे होंगी, इसकी हम बातचीत करते हैं। तो सपोज दैट कि एन मोल्स है या एन मोल्स बना, इनिशियल मोल इसका 1 मानते हैं, इसका क्या होगा, 0। यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बाई क्या बनेगा, एन। तो नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम,
तो 1 माइनस अल्फा से कम हुआ, अल्फा इसका एसोसिएट हुआ, 1 माइनस अल्फा बचा, तो कितना हो जाएगा अल्फा बाई एन। तो टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करें तो कितना होगा, तो 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। तो आई इसका टू लिखेंगे ना 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। अब बाई 1 कर दें तो 1 इधर वैसे काम पे पड़ा कुछ नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 प्लस या 1 को इधर भेज दें, तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। क्लियर। अल्फा अगर हम कॉमन ले लें तो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लें 1 बाई एन माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लें। क्लियर। तो इसको भेजे तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस 1 या 1 बाई एन माइनस अल्फा। क्लियर। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ एसोसिएट मोल्स। क्लियर। तो इस टाइप से हम एन का वैल्यू निकाल -1, अल्फा कॉमन ले लिए तो -1 ना बचेगा यहाँ पे। हाँ, तो इस टाइप से हम आई और अल्फा में एक रिलेशन निकाल लिए। यहां से अल्फा का वैल्यू पता हो तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कहिए या ऑस्मोटिक प्रेशर कहिए। क्लियर। तो कहते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो कहता है कि यहाँ पे हम एक रेफरेंस सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे कोई हमारा रेफरेंस सॉल्यूशन 5m का है और कोई और भी हम सॉल्यूशन ले लिए 5m का, तो अगर इसका कंसंट्रेशन अगर सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम होगा तो यह इसका आइसोटोनिक कहलाएगा। यानी कि अगर हमारा यह रेफरेंस है तो इसका यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन having same concentration या osmotic pressure known as isotonic solution। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखा जाएगा कि जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे आई के वैल्यू के साथ, विथ वैल्यू ऑफ आई के वैल्यू के साथ ही हम लोग सारा बात कर रहे हैं। क्लियर। जैसे कि NaCl का अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे। अगर हम K2SO4 का बात करेंगे तो वहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। उस समय का कंसंट्रेशन, नहीं तो 1 मोल्स NaCl को 1 मोल्स पानी में डालकर कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर पे बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, आई के वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं कि हाइपर मतलब क्या, अधिक, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन।
यानी कि अगर रेफरेंस आपका 5 m का है, अगर यह 6 m का सोल्यूशन हो जाए तो यह हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि द सोल्यूशन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन आई के वैल्यू के साथ या ऑस्मोटिक प्रेशर द सोल्यूशन नोन एज ना होगा, नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि अगर 5 m का हुआ तो यह कितना का होना चाहिए, 4 m का। क्लियर, या 5 m का हुआ तो 4 m का होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन हैविंग लेस वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर, तो इसके साथ ही ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कुछ भी पढ़ना था सब्सिडरी बीएससी केमिस्ट्री में, उसको हम लोगों ने सारा टॉपिक खत्म कर लिया। थैंक्स।